ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। और आज मैं आपको पिछली सभी विषयों को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको कुंडली के विवेचन में आसानी हो सके, वो आप अपनी दशा अंतर्दशा को जान सके, वो आपकी कुंडली में जो आपके मारक ग्रह हैं आप उनको समझ सकें, वो उनके उपाय कर सके ताकि आपके जीवन की परेशानियां दूर हो सके। आप अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार कर सकते हैं, वो पूजा व दान के माध्यम से भी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह योग कारक है, वो डिग्री कम होने के कारण विशेष फलदायक नहीं है, तो उसे आप कैसे उसकी डिग्री को रत्नों के माध्यम से या मंत्रों द्वारा उसका बल बढ़ाकर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कुंडली आपके जीवन में सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उन लोगों की समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुंडली एक विज्ञान है और पूरा गणित पर आधारित है। विज्ञान ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति पर आज रिसर्च कर रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पूर्व ही योग व ध्यान के माध्यम से ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव को उन्होंने पहले ही बता दिया था। और अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न होगा जो पिछली वीडियो में समझना आया हो, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। वो आप 90% कुंडली समझ जाओगे। आज हम बात करेंगे लगन कुंडली की। लगन कुंडली जो आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर भी निकाल सकते हैं, या आप अपनी कुंडली भी खोल सकते हैं। उसमें लिखा होगा लगन कुंडली। लगन कुंडली का मतलब हुआ जिस समय आपका जन्म होता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रह उस समय जिस राशि में होता है, वो ग्रह की जो उस समय डिग्री होती है, वह आपकी लगन कुंडली बताती है। लगन कुंडली देखकर हम विवेचन करते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और ग्रह का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नक्षत्रों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अब लगन कुंडली ले लेते हैं। इसमें लगन कुंडली में मैंने लिखा है, ये जो एच जो सिंबल लिखा है, एच का मतलब वो हाउस, घर। कुंडली में 12 घर होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके 12 घर हुए। ये घर बिल्कुल फिक्स होते हैं जैसा हमने पिछले भाग में पढ़ा था, और ये घर चेंज नहीं होते हैं। इनका हर घर का अलग अलग फल होता है। जैसा कि अगर बात की जाए पहले घर की, पहला जो घर है इसे भाव भी बोलते हैं। पहला भाव जो है व्यक्ति के चरित्र को बताता है, स्वभाव को बताता है, वो शरीर के बारे में बताता है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी इसी भाव से देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से। दूसरा जो हाउस है, सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस व्यक्ति के कुटुंब, मतलब परिवार, धन, वाणी, इन सब चीज़ों को बताता है। तीसरा जो घर है, ये भाव है, ये पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, कर्म ऊर्जा का होता है, डिजायर का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। बात अगर चौथे घर की जाए तो चौथा जो घर है ये हमारा वाहन, सुख सुविधा, माता, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का ये जो हाउस है, ये फोर्थ हाउस इन चीज़ों के बारे में बताता है। पांचवें भाव की बात की जाए तो ये संतान का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है और शिक्षा का भाव होता है। अगर बात छठे भाव की जाए तो छठा भाव ये बुरा भाव मानते हैं हम इसे। ये रोग, ऋण और शत्रु का होता है। ये जॉब का भी इससे ही देखा जाता है। तो ये सिक्स्थ हाउस बुरा भाव हुआ। अगर सेवन्थ हाउस की बात की जाए तो सेवन्थ जो हाउस है वो जीवन साथी का होता है और पार्टनरशिप का होता है, या डेली वेजेस, इन सभी चीज़ों को सेवन्थ हाउस से देखते हैं। आठवां हाउस भी बुरा भाव है, इससे मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव बोलते हैं इसे। नाइन्थ हाउस जो भाव, नौवां घर जो है, ये भाग्य का स्थान होता है, पिता का, कर्म का, धर्म का ये स्थान होता है नाइन्थ हाउस। 10वें हाउस कर्म का भाव बोलते हैं, इससे हमारा प्रोफेशन का, जॉब का पता लगता है। और 11th हाउस जो है, 11वां भाव, इससे इसे लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, हाई स्थान बोलते हैं। तो इससे बड़े भाई बहन का भी पता लगता है। और अगर बात 12वें भाव की जाए तो ये भी बुरा भाव है, खराब भाव मानते हैं इसे भी। इसे व्यय स्थान बोलते हैं, विदेश का, हॉस्पिटल का, खर्चे का ये स्थान होता है। तो अगर इस लगन
चार्ट की बात की जाए तो इसमें छठा घर, आठवां घर और 12वां घर ये कुंडली के खराब भाव हुए। इसके बाद अब हमें अगर संपूर्ण विवेचन करना हो कुंडली का तो हमें इन 12 जो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ये सब चीज़ें इस लगन चार्ट से देखनी होती है, जिससे हमें कुंडली का पूर्ण विवेचन का पता लग जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कौन सी राशि किस घर में है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि राशि कौन कौन सी है और राशियों के स्वामी। जैसे राशि और राशियों के स्वामियों का चार्ट देख लेते हैं। हमारे पास 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां हैं हमारे पास। और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हुए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हुए, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हुए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, सिंह राशि के सूर्य, कन्या के बुधदेव दोबारा से, और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हुए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव और मकर राशि के स्वामी शनिदेव, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। तो हमें ये चार्ट जो है ये याद होना चाहिए जब भी हम कोई कुंडली विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हमें आसानी होती है कुंडली देखने में। तो अब इस लगन चार्ट पे इस समझते हैं कि कैसे कौन सा राशि किस घर में है तो क्या उसका रिजल्ट मिलता है। अब ये लगन चार्ट पे राशियों को जान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो ये कर्क राशि हुई, और ये सिंह राशि हुई, ये कन्या राशि हुई, ये तुला राशि हुई, ये वृश्चिक राशि हुई, ये धनु राशि हुई, ये मकर राशि हुई, ये कुंभ राशि हुई, ये मीन राशि हुई, ये मेष राशि हुई, ये वृषभ राशि हुई और ये मिथुन राशि हुई। तो इस तरह से ये जो नंबर लिखी नंबरिंग की होती है लगन चार्ट पे, ये राशि को बताती है कि कौन सी राशि है किस घर पे। अब राशि के बाद हम जानते हैं कि ग्रहों की जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है ग्रहों की डिग्रियां। ग्रहों की डिग्रियों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई योग कारक ग्रह है और उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, मान लीजिए कोई हमारे पास योग कारक ग्रह है कुंडली में और उसकी डिग्री 0 से 6 डिग्री है, तो वो इतना अच्छा फलदायक नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 25% ही रिजल्ट देगा। 100% जो फल है वो केवल तभी दे पाएगा अगर वो 12 डिग्री और 18 डिग्री के मध्य हो। तो अगर कोई ग्रह योग कारक है और उसकी डिग्री 12 डिग्री दी हो कुंडली में, या 15 डिग्री 16 डिग्री ऐसी दी हो, तो ही वो 100% रिजल्ट देगा। अन्य अवस्था में उसका रिजल्ट जो है वो कम फलदायी होगा। जैसे 0 से 6 डिग्री पे वो 25%, 6 से 12 डिग्री पे 50%, 12 से 18 डिग्री पे 100%, 18 से 24 डिग्री पे 50% और 24 से 30 डिग्री पे 25% ही फल देगा। और 1 डिग्री और 2 डिग्री पे 0% और 29 और 30 डिग्री पर भी 0% रिजल्ट देगा, जैसा हमने पिछले भाव में पढ़ा था। डिग्रियों के बाद ग्रहों की मित्रता व शत्रुता देखनी पड़ती है कि कौन से ग्रह किस राशि में, शत्रु राशि में तो नहीं बैठे हैं, या देव ग्रह के साथ अगर दानव ग्रह बैठ जाए तो भी उसका फलादेश भिन्न होता है, जिसको हमें अलग से संक्षेप में अगले भाग में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें देव ग्रह और दानव ग्रहों का पता होना चाहिए और उनका मित्रता संबंध पता होना चाहिए, जो हमने जैसे पीछे पढ़ा था। तो इस लगन में हमें, लगन चार्ट में हमें ग्रहों की मित्रता व शत्रुता भी देखना ज़रूरी होता है। अगर कोई देव ग्रह दानव ग्रह में बैठता है, की राशि में बैठता है, तो वो अच्छा फलदायक नहीं होता है, उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलता। इसीलिए हमें ये संबंध जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि देव ग्रह हुए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, और दानव ग्रह हुए शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध जो है वो सम है। तो देव ग्रह की दानव ग्रह से शत्रुता रहती है। इसीलिए जब जब भी देव ग्रह दानव ग्रह की राशि में बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, वैसे ही दानव ग्रह देव ग्रह की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसीलिए ये संबंध देखना भी ज़रूरी होता है। फोर्थ जो स्टेप हमारे पास कुंडली विश्लेषण में आता है वो होता है गोचर। गोचर के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था। गोचर जो होता है वो प्रेजेंट में जो ग्रहों की अवस्था होती है, जो ग्रह गोचर विचरण कर रहे होते हैं आकाश में, ब्रह्मांड में, तो उनकी जो पोजीशन होती है वो गोचर होती है। उन ग्रहों की पोजीशन का भी वर्तमान में हमारी इस लगन कुंडली पे भी फर्क पड़ता है। तो वो भी गोचर देखना भी कुंडली में ज़रूरी होता है। उससे
हम फलादेश करने में आसानी होती है। जो हमारी सूक्ष्म दशाएं होती है, प्राण दशाएं होती है, उसको ऊपर गोचर का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए गोचर देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हमारे पास 5th स्टेप आता है वो आता है दशा। हमने पिछले भाग में पढ़ा था 5 प्रकार की दशाएं बताई गई थी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा। तो इन दशाओं को देखना पड़ता है। ये जो हमारी वर्तमान में जो दशाएं चल रही होती है, अंतरदशाएं, ये जो दशाएं चल रही होती है, ये व्यक्ति के ऊपर 100% इफेक्ट डालती है। तो मेन दशा का पता होना ज़रूरी होता है। दशाओं की अवधि जो होती है हमने वो देख ली थी, जैसे कि सूर्य की जो दशा है वो 6 वर्ष की थी और उसके बाद चंद्रमा की 10 वर्ष की, ये हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। तो अगर ये अधिक ढंग से समझनी चाहते हो आप, तो ये इसीलिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। और दशा का देखने के लिए आप कुंडली में ये दिया होता है, और आप मोबाइल के माध्यम से देखना चाहते हो, मोबाइल में भी आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दृष्टि की, ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि का भी कुंडली में फलादेश में विश्लेषण में अहम योगदान रहता है। ग्रहों की दृष्टि की अगर बात की जाए, ग्रहों की दृष्टि की, तो ग्रहों की इसमें गुरु, राहु, केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। और 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि मतलब अपने से सामने वाली दृष्टि होती ही है। दृष्टि की बात की जाए तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे बुध देव हुए, तो बुध देव की 7वीं दृष्टि होगी, क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि है। वैसे ही अगर बृहस्पति की बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति की जो दृष्टि की बात की जाए तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। तो एक दृष्टि बृहस्पति की यहाँ होगी, इस भाव पे होगी, 5वें भाव पे, और एक दृष्टि बृहस्पति की 7वें भाव पे होगी, और एक दृष्टि 9वें भाव पे होगी। तो बृहस्पति की 3 दृष्टि है। वैसे ही मंगल की बात की जाए तो मंगल देव की 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि है, और शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो दृष्टि का भी फलादेश में बहुत योगदान रहता है। उसके बाद आता है ग्रहों की उच्च व नीच की स्थिति। कुंडली विवेचन में ग्रहों की उच्च व नीच की स्थिति पता होना भी ज़रूरी होता है, कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। जैसे अगर बात की जाए सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हुए और तुला राशि में नीच के हुए, तो सूर्यदेव हमेशा ही मेष राशि में योग कारक होंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर सूर्यदेव तुला राशि में होंगे तो नीच होंगे और उनका रिजल्ट जो है वो खराब रहेगा। वैसे ही हर ग्रह का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होंगे, वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। मंगल देव की बात की जाए तो मकर राशि में उच्च के होंगे, कर्क राशि में नीच के होंगे। तो इसके बारे में हम पहले विस्तार में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बात करते हैं राशि परिवर्तन योग की। बात अगर राशि परिवर्तन योग की जाए तो राशि परिवर्तन योग का मतलब हुआ कि एक दूसरे की राशि में बैठ जाना। चाहे कोई ग्रह शत्रु ही क्यों ना हो आपस में, लेकिन अगर वो एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे बृहस्पति देव आपके शुक्र देव की राशि में बैठे हैं, और आप मान लीजिए जो शुक्र देव है वो बृहस्पति देव की राशि में बैठ जाए, तो ये हो गया विपरीत राजयोग, ये हो गया राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव शुक्र देव के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं। तो कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग का मतलब होता है अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव, जो कि ये बुरे भाव होते हैं, 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो वो विपरीत राजयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास कुंडली है और ये हमारे पास कर्क लगन की कुंडली है, और अगर ये 8वें स्थान पे शनि देव स्वयं बैठ जाते हैं, तो
ये विपरीत राजयोग हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में अगर स्वयं बैठ जाए उस ग्रह उस राशि का स्वामी, तो ये विपरीत राजयोग कहलाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे बात कर ली जाए, बुध देव यहाँ बैठ जाते हैं तो ये, और अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठ जाती है तो ये विपरीत राजयोग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के साथ अस्त अवस्था। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठता है तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य की, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ऊर्जा वाले ग्रह हैं, तो वैसे तो सूर्य के साथ 13 अंश पे जो बैठते हैं, 13 अंश के अंदर वही अस्त होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में पढ़ेंगे। पर अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है बुध के अलावा, बुध देव को अस्त का दोष नहीं लगता, तो वो अस्त हो जाते हैं और वो अपना फल नहीं दे पाते। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कोई ग्रह सूर्य के साथ अस्त तो नहीं हो रहा। उसके बाद देखते हैं युति। युति का मतलब हुआ 2 ग्रहों का एक साथ बैठना। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में बृहस्पति देव के साथ अगर बात की जाए, मंगल देव भी बैठ जाते हैं। 2 ग्रहों के आपस में साथ में बैठने, तो 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं, तो वो युति कहलाती है, या उससे अधिक। तो 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो युति कहलाती है। ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कौन कौन ग्रहों की युति है, उसका भी विवेचन में फल में प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखते हैं प्रतियुति। प्रतियुति का मतलब होता है 7वीं दृष्टि। तो उसका भी 7वीं दृष्टि का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है जो कि प्रतियुति कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुध देव बैठे हैं और यहाँ पे अगर चंद्र देव बैठ जाए, तो इनकी बुध देव और चंद्रमा की आपस में प्रतियुति हुई, तो ये प्रतियुति हुई। इस तरह से कुंडली विवेचन में इन विश्लेषण, अगर संपूर्ण विश्लेषण करना हो तो ये 12 जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, ये हर पॉइंट देखना ज़रूरी होता है, जिसके बाद हम लगभग एक अच्छा विवेचन कर सकते हैं। ये जो हमने 12 पॉइंट्स लिखे हैं ये कुंडली के बेसिक्स हैं, और अगर आप ये पॉइंट्स समझ गए और आपने समझ लिया कि हमें कुंडली विश्लेषण में इन पॉइंट्स को देखना है, तो आप कोई भी कुंडली सामने रख लीजिए, आप आसानी से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप अगर ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा कि आपको कुंडली में क्या क्या देखना है और कैसे उसका विश्लेषण करना है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पार्ट आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी ज्योतिष ज्ञान का लाभ उठा सके। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।